नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले दोस्तों हिंदी के व्याकरण के 23 ऐसे प्रश्नों के बारे में जिन प्रश्नों को ज़्यादातर जो विद्यार्थी है वो इग्नोर कर देते हैं, उन प्रश्नों को पढ़ते नहीं हैं। छोटे हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यही प्रश्न आपको 1 से 2 नंबर दिलाते हैं, जो कि आप इन प्रश्नों को ज़्यादातर बच्चे या फिर विद्यार्थी नहीं पढ़ते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को आपके सामने आज लेकर आया हूँ, तो स्किप मत कीजिएगा। इन प्रश्नों को आपको पूरा देखना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटे प्रश्न है दोस्तों लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो स्किप मत कीजिएगा, पूरा आपको वीडियो को देखना है और अंत में हमें बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है। यहाँ पर पूछा गया है व्याकरण का शाब्दिक अर्थ। तो यहाँ पर वि प्लस आकरण अर्थात विग्रह अथवा विश्लेषण करना होता है व्याकरण का शाब्दिक अर्थ। एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, व्याकरण के मुख्यतः कितने विभाग होते हैं। ज़्यादातर विद्यार्थियों को पता होगा 3 भाग या फिर 3 विभाग होते हैं व्याकरण के। कौन कौन से होते हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विन्यास। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से भाग होते हैं व्याकरण के। तो तीनों भागों को आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्याकरण के कितने भाग होते हैं तो यहाँ पर आप 3 लगाकर आ जाएंगे। यदि एग्जाम में पूछा जाएगा इन 3 विकल्प के साथ साथ एक और विकल्प दे देंगे और पूछा जाएगा कि व्याकरण का कौन सा भाग नहीं है। यदि आपको इन तीनों विभागों के बारे में पता होगा तो आप यहाँ पर राइट आंसर लगा देंगे, अन्यथा आप वहाँ पर गलत करके आ जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विन्यास। तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है हमारा, व्यवहार रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। पहले तो आपको प्रश्न को पढ़ना है। व्यवहार रूप में पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो है वाक्य। यदि साधारण प्रश्न पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वो तो होती है वर्ण। यदि प्रश्न में पूछा जाए कि व्यवहार रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वो होती है वाक्य। तो इन सभी छोटे छोटे प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न घुमा फिरा कर आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 4th प्रश्न है हमारा या फिर 4th क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। यहाँ पर कुल पूछा गया है तो राइट आंसर हमारा 52 होगा। और यदि स्वरों की संख्या पूछी जाती है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 11 होती है। आ से लगाकर औ तक जितनी भी जो वर्ण होते हैं वो सभी किस में आते हैं, स्वरों की गिनती में आते हैं या फिर स्वर होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से स्वर होते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा या फिर अगला क्वेश्चन है 6ठा, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। यदि स्वरों की संख्या पूछे तो 11 होती है और यदि व्यंजन की संख्या पूछे तो वो कितनी होती है? 33 होती है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है। इंपॉर्टेंट है, संयुक्त व्यंजन के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। तो याद रखिएगा टोटल 4 होती है। कौन कौन सी होती है? छ, त्र, ज्ञा और स्रा। ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह की संख्या कितनी होती है। अयोग्यवाह के बारे में पूछा जाता है। यदि अयोग्यवाह के बारे में पूछा जाए तो 2 होती है। संयुक्त व्यंजन के बारे में पूछा जाए तो 4 होती है। व्यंजनों के बारे में पूछा जाए तो 33 होती है और स्वरों के बारे में पूछे तो 11 स्वर होते हैं। तो इन सभी के बारे में आपको याद होना चाहिए। हिंदी वर्णमाला में जो अयोग्यवाह की संख्या होती है वो 2 होती है, अम और अहा। ये 2 अयोग्यवाह होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा 9वां, हिंदी वर्णमाला में द्विगुण की संख्या कितनी होती है। अब आपको यहाँ पर द्विगुण की संख्या बताना है। कितनी होती हैं? 2 होती हैं और 2 ही द्विगुण आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सी होती है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को पता होगा कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं और व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। तो इन सभी छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है, जिससे कि आप एग्जाम में एक भी प्रश्न गलत करके ना आए। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, उच्चारण अवधि के आधार पर। देखिए आपको सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। उच्चारण अवधि के आधार पर पूछा जाएगा, जाति के आधार पर पूछा जाएगा, जिह्वा प्रत्यय के आधार पर। तो आपको सबसे पहले तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है एग्जाम में। यहाँ तो आपको डायरेक्टली आंसर दिख जाएगा, लेकिन एग्जाम में आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे जिसमें आप कन्फ्यूजन हो सकते हैं। इसलिए अभी आप यदि अच्छे से ध्यान में रख लेंगे तो एग्जाम में आप कन्फ्यूज नहीं होंगे और डायरेक्टली वहाँ पर आंसर लगाकर
आ जाएंगे। तो यहाँ पर अगला हमारा जो प्रश्न है, उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। यदि उच्चारण अवधि के आधार पर पूछे तो जो स्वर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 3 होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। यहाँ पर प्लुत लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, ध्यान दीजिएगा। उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, अधिकतर घुमा फिरा कर ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। यदि ये एग्जाम में आ जाए तो आप 3 लगा कर आ जाइएगा, और कौन से नहीं होते हैं, कौन सा उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर नहीं होता है, यहाँ पर 3 विकल्प दे देंगे और एक विकल्प ऐसा देंगे जो कि उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर नहीं होगा और वही राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर, तो सभी प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, जाति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं या फिर कितने भेद होते हैं। जाति के आधार पर स्वर के 2 होते हैं, उच्चारण अवधि के आधार पर 3 होते हैं और जाति के आधार पर 2 होते हैं। कौन कौन से, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। तो इन दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है, दोनों भेद के बारे में आपको पता होना चाहिए। जाति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। जिह्वा प्रत्यय के आधार पर स्वर के बारे में पूछा गया है कि इसके आधार पर कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 होते हैं, उच्चारण अवधि के आधार पर 3 होते हैं, जाति के आधार पर 2 होते हैं और जिह्वा प्रत्यय के आधार पर जो स्वर की संख्या होती है वो 3 होती है। कौन कौन सी, अग्रस्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं जिह्वा प्रत्यय के आधार पर। अब पूछा गया है प्रश्न में, मुख प्रत्यय के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो ये 4 होते हैं, सभी को आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपको फिर बता रहा हूँ, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। उच्चारण अवधि के आधार पर 3 होते हैं, जाति के आधार पर 2 होते हैं, जिह्वा प्रत्यय के आधार पर 3 होते हैं और मुख प्रत्यय के आधार पर पूछा जाए कि स्वर के कितने प्रकार है या फिर स्वर के कितने भेद हैं, तो वो 4 है। विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, संवृत स्वर और अर्ध संवृत स्वर। ये 4 प्रकार के स्वर होते हैं मुख प्रत्यय के आधार पर। तो यहाँ पर आप उनसे संबंधित प्रश्नों को भी आपको पता होना चाहिए कि कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर हमारा 15वां प्रश्न है, उच्चारण प्रत्यय के आधार पर स्वर के कितने भेद है। यहाँ पर उच्चारण प्रत्यय के आधार पर आपको बताना है कितने होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 होते हैं, व्रतमुखी स्वर और अव्रतमुखी स्वर। याद रखिएगा 2 प्रकार के उच्चारण प्रत्यय के आधार पर स्वर होते हैं, जिनके बारे में आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अभी हमने जाना स्वर के बारे में, अब आपको व्यंजन के बारे में बताना है कि व्यंजन को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो याद रखिएगा, इनको व्यंजन को 3 भागों में या फिर 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। याद रखिएगा 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है व्यंजन को, जो आपके सामने मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार में किया गया है। यहाँ पर ना तो स्वर के बारे में पर्टिकुलर पूछा गया है और ना ही व्यंजन के, दोनों के बारे में पूछा गया है कि स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है उच्चारण स्थान के आधार पर। तो याद रखिएगा ये 6 प्रकार से किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ और नाक, इन 6 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों और व्यंजनों को। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। और 18वां प्रश्न है, सभी स्वर और व्यंजन वर्णों को स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। सभी प्रश्न छोटे हैं लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है, तभी आप इन प्रश्नों के सही आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पर सभी स्वर और व्यंजन वर्णों को स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर पूछा गया है कि कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 भागों में बांटा गया है, सघोष और अघोष। सघोष को घोष वर्ण भी कहा जाता है। तो इन सभी बातों का ध्यान आपको रखना है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, उच्चारण में वायु प्रेक्षप श्वास के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपको श्वास के आधार पर बताना है कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। 20वां प्रश्न है हमारा, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। यदि स्पर्श व्यंजन की पूछे तो याद रखिएगा 25 होती है। का से लगाकर माँ तक के जितने भी वर्ण होते हैं या फिर व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। याद रखिएगा का से लगाकर माँ तक जितने भी वर्ण होते हैं वो सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं। टोटल संख्या कितनी होती है, 25 होती है।
अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? देखिए, स्पर्श व्यंजन के बारे में पूछा जाए तो 25 होती है और अंतस्थ व्यंजन की संख्या पूछे तो 4 होती है। य, र, ल और वा, ये 4 वर्ण होते हैं जो कि अंतस्थ व्यंजन होते हैं। याद रखिएगा, इनकी कितनी संख्या होती है? 4 होती हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? यदि उष्म व्यंजन की पूछा जाए तो याद रखिएगा इसकी भी 4 होती है, लेकिन कौन कौन सी होती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। स और हा, ये 4 प्रकार के उष्म व्यंजन होते हैं जिनके बारे में आपको बता चुका हूँ। अंत में प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, वर्ण होती हैं। और यहीं पर हमारे जो 23 प्रश्न थे दोस्तों सामान्य हिंदी के, वो यहीं पर समाप्त होते हैं। छोटे प्रश्न हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो सभी को आपको ध्यान में रखना है, सभी को याद कर लेना है, क्योंकि यहीं से आप 1-2 नंबर अच्छे से अपने जो 1-2 नंबर है वो ला सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।